हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 11th के फिजिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। अभी जस्ट ठीक पिछले लेक्चर में जिन लोगों ने भी क्लास करी होगी उन्होंने देखा होगा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर शुरू किया था, जिसमें हमने फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर और बाउंड वेक्टर पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके उस लेक्चर को कंप्लीट करिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ने आए हैं, प्लीज क्लास को छोड़ के भागिए मत, मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी देर, आधे घंटे 20 मिनट की क्लास होने वाली है। बहुत लंबी क्लास मैं नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। और चूंकि ये क्लास ऐसी है कि 20 मिनट या आधे घंटे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जब सामने बैठ के पढ़ते हैं तो तमाम बातें और दुनिया भर का टाइम पास, यहाँ पे एक भी सेकंड हम खराब नहीं करते हैं। इसलिए एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसलिए हम अच्छा खासा सिलेबस कवर भी कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है वो भी बता सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फर्क है पढ़ाई में। मानता हूं मैं, ऑफलाइन में सामने से बैठ के टीचर पढ़ाता है, लेकिन देखिए डेडिकेशन अगर आपका है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन भी मुझे लगता है बुरा नहीं है। आप ऑफलाइन क्लास में भी आप बैठ के पढ़ते हैं, सामने से सब कुछ दिखता है, सब कुछ आपको समझाया जाता है, आपको दिक्कत आती है आप पूछते हो। यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, बल्कि आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा कह सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि आप किसी भी टाइम पे पढ़ लेते हो, आप घर पे बैठ के पढ़ लेते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ठीक है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। और बराबर आपका कहीं ना कहीं जो फ्री क्लासेस हैं तो इसमें आपका पैसा भी नहीं खराब हो रहा है, ठीक है। और ये क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंट और कह सकते हो कि वैल्यूएबल होती हैं। किसी दिन आप पढ़ के देखना जब ऑफलाइन, उसके बाद आप मुझसे बात करना। फिलहाल जब तक आप क्लास नहीं कर रहे हो, ये क्लास तो आपको करना ही है। और जब आप पढ़ने शुरू कर देना, ऑफलाइन क्लासेस करना शुरू कर देना, ट्यूशन, कोचिंग या जो भी है, फिर आप मुझसे बताना कि बेटर कौन सा था, कहां पे ज्यादा मजा आ रहा था आपको। ऑनलाइन देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि आना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को बदलते नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कारण ये है कि 2020 डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो फिर मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। आप 11th में आ गए हैं, 9th और 10th के स्टूडेंट्स का चल जाएगा, 5वीं, 6वीं, 8वीं इनका चल जाएगा, लेकिन 11th, 12th या फिर इसके बाद जब कभी आप आगे बढ़ेंगे, आपको ऑनलाइन आदत डालनी पड़ेगी। बहुत फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस से। जब आपको समझ में आने लगेगा और चीजें आपको मजा आने लगेगा ऑनलाइन में, तो आपको बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी अच्छी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ तो मतलब हल्का फुल्का आपको ट्राई करना पड़ेगा। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। अभी आज हमें पढ़ना है एक और अलग टाइप का वेक्टर, जिसका नाम है हिंदी में समान सदिश या इंग्लिश में इक्वल वेक्टर। जैसा कि वर्ड आपको खुद सजेस्ट कर रहा है, इक्वल। इक्वल मींस बराबर। अब चूंकि वेक्टर की बात हो रही है बच्चों, सदिश की, सदिश में दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाण, एक होता है उसकी दिशा। सदिश में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका परिमाण, एक होता है उसकी दिशा। और हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल मींस आप सभी को पता है बराबर या समान। तो दो चीजें होती हैं। अगर समान वेक्टर आपको डिफाइन करना है तो आप कहोगे कि वह वेक्टर या वे वेक्टर जिनके परिमाण व दिशा दोनों बराबर होते हैं समान वेक्टर कहलाते हैं। यानी कि परिमाण भी और दिशा साथ के साथ दोनों बराबर होगा, तब कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, समान वेक्टर है, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है, सपोज दैट उसके पास 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो एक दूसरा वेक्टर है, वो भी 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का है और ईस्ट में है। तो दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, वो भी 10 यूनिट ईस्ट में जा रहा है, वो भी 10 यूनिट ईस्ट में जा रहा है। परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो गए, इसलिए वो दोनों कैसे कहलाएंगे? समान वेक्टर्स कहलाएंगे। तो समान वेक्टर्स की यहाँ पे डेफिनेशन भी वही लिखी हुई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज दैट एक वेक्टर है मेरे पास, सपोज दैट एक वेक्टर है, सपोज दैट ये मैंने इसको लिखा वेक्टर के, मान लो वेक्टर के, ठीक है। अब मैंने इसका परिमाण आपको बता दिया, इसका परिमाण बता दिया वेक्टर ए का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड बता दिया 10 यूनिट। देखो बच्चों, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वेक्टर ए के ऊपर मॉड, ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कभी भी 5 के ऊपर ये मॉड लगा दिया हो, निरपेक्ष मान इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मॉड पढ़ते हैं। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो 2 मिनट का काम है, आप यहाँ पे सीख लीजिए। मॉड 5 की क्या होता है? 5 होता है। अगर मैंने -5 का मॉड लिया तो इसका भी मान 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉड है वो क्या करता है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज देता है, हमेशा आपको पॉजिटिव साइन देता है। ये मॉड जो है ये हमेशा कैसा साइन देता है आपको याद रखना है, केवल पॉजिटिव साइन देता है। जैसे -5 था, आपने मॉड लगाया तो अब ये इसका मान कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस को ये खत्म कर देता है। और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव देगा ही देगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो
चाहे नेगेटिव नंबर हो उसका निरपेक्ष मान निकालोगे या फिर उसका मॉड निकालोगे, तो वो हमेशा किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया कि चलो माइनस में नहीं है, इसका जो परिमाण है, जो मान है वो कितना है, 10 यूनिट है और डायरेक्शन आपको दिख रहा है। एक और वेक्टर मैं बना देता हूं लगे हाथ, सपोज दैट यहां पे मैंने बनाया, ये मान लो है वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी। आप बनाना, एक काम करना, स्केल से बनाना। अगर इसको आपने 4 सेंटीमीटर का बनाया तो ये भी कितने का बनाओगे, 4 का बनाओगे, ठीक है। अब मैंने वेक्टर बी दिखाया और मैंने ये कह दिया कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, परिमाण जो है वो यहां पे कितना है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। अब परिमाण और दिशा देख लो, जो ए की है वही बी की है, जो ए का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन है। ए का परिमाण कितना, 10 यूनिट, बी का परिमाण कितना, 10 यूनिट। मैंने कहा इसको तुम 4 सेंटीमीटर का बनाना है, इसको भी 4 सेंटीमीटर का, यानी कि लंबाई 4 हो गई, परिमाण इसका कितना है, 10 का है। और इसकी दिशा देख रहे हो, ये जो भी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट दोनों की दिशा समान है। तो आप इसलिए कह सकते हो यहां पे ए और बी को देख के कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे वेक्टर्स हैं, समान वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे वेक्टर्स हैं, समान वेक्टर्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं विपरीत सदिश, इसका ठीक उल्टा ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है। ऑपोजिट वेक्टर इसका ठीक उल्टा, जैसे कि ऑपोजिट यानी कि विपरीत माने उल्टा होता है ना। तो जब वेक्टर्स में हम उल्टा देखते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि दो वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एक समान हो, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो। मतलब एक अगर पूरब में है तो दूसरा ठीक उल्टा 180 डिग्री पश्चिम में होगा। एक अगर उत्तर में है तो उसका एक दूसरा वाला जो वेक्टर है अगर वो ठीक उल्टा दक्षिण में होगा। परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशाएं बिल्कुल विपरीत होंगी, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वो वेक्टर्स विपरीत वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ये एक मार्कर, ये सपोज दैट ये एक वेक्टर है, ओके, और ये जो इसका कैप है ये डायरेक्शन है, दिशा है, ठीक है, ये दिशा है। तो ये एक सपोज दैट वेक्टर ए है और ठीक एक और वेक्टर, अब इसको तुम इमेजिन कर लो कि यहां पे एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक और नया वेक्टर मैंने लिया ये वाला, ये वाला। अब देख लो यहां पे वेक्टर ए था, उसकी दिशा ये थी, और यहां पे वेक्टर बी है, इसकी दिशा ये है। यहां पे वही सेम मार्कर था, यानी कि जो लंबाई वहां वही लंबाई यहां। परिमाण दोनों का कैसा है, बराबर है। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, बराबर है, लेकिन एक इस दिशा में जा रहा था तो एक बिल्कुल ऑपोजिट में जा रहा है। तो ये वेक्टर और यहां पे जो वेक्टर था, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, और प्लीज पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। देखो एजुकेशन इसलिए नहीं है, शिक्षा इसलिए नहीं है कि आपको नौकरी करनी है, शिक्षा इसलिए भी है कि आपको अपना कोई बिजनेस करना है, आपको समाज में कैसे रहना है, आपको समाज में कैसे अपने आप को थोड़ा सा अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, कैसे लोगों को डील करना है, आपको कुछ भी करना है, एजुकेशन होना जरूरी है। अगर आप थोड़े से एजुकेटेड होंगे तो किसी काम को, आज की डेट में कोई भी काम जो भी होता है, एक एजुकेटेड व्यक्ति करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेगा, और एक नॉन एजुकेटेड व्यक्ति करेगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से करेगा। मानता हूं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लेकिन वो कम पढ़े लिखे हैं पर बहुत पैसा है उनके पास। तुम सोचते हो कि मैं भी बिजनेस खड़ा कर लूंगा, मैं भी कोई नेता बन जाऊंगा। देखो ऐसा नहीं है। अगर मानता हूं कि जैसे अंबानी साहब को ले लो, टाटा साहब को ले लो, इनकी एजुकेशन कम है लेकिन ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन ये कितने हैं देश में, ये बताओ। पूरे भारत में अकेले अंबानी है ना, पूरे भारत में अकेले टाटा है ना, अकेले बिरला है ना, चौथा कौन है? तो ये तो हजारों करोड़ों अरबों में एक निकल के आ रहा है ना भाई। हमारी 121 करोड़ की आबादी में एक लोग निकल के आए थे, अंबानी एक लोग बने हैं, एक लोग टाटा बन पाए। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटीज थी, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट था, एक अलग हुनर था जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचे। अदरवाइज कॉमन मैन के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप शिक्षित हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर शिक्षित नहीं हो, आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने गलती से भी मैथमेटिक्स चुन लिया है और बायोलॉजी चुन लिया है, उनको फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है। आप सभी एक दूसरे को शेयर करिए, मोटिवेट करिए। प्लीज आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदा मिलने वाला है। और अगर आप मुझसे सही से जुड़ जाते हैं तो फिजिक्स की चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं पूरा पढ़ा दूंगा बहुत। और कैसा पढ़ा रहा हूं आपके सामने, आप देख लो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो विपरीत वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। एक एग्जांपल यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे दे देता हूं। मान लो ये वेक्टर ए है, और ए के ऊपर हमेशा तीर लगाओगे। पहले मैंने बताया सदिशों को कैसे दिखाते हैं, वेक्टर के ऊपर तीर लगाकर। ठीक है, बेसिक चीजें हैं तो हम धीरे 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 पूरा एक एक चीज लेके चलेंगे। और मैंने बता दिया आपको कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, जो परिमाण है,
ठीक है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे मान लिया मैंने 10 यूनिट है। तो एक वेक्टर बी बनाता हूं मैं, देखिएगा दिस इज वेक्टर बी, और मैंने आपको ये बता दिया कि वेक्टर बी का जो परिमाण है वो भी कितना है, 10 यूनिट है। यानी कि दोनों का परिमाण, दोनों की लंबाई कैसे है, समान है, लेकिन एक का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो एक का बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है, वेस्ट है। तो आप कह सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, विपरीत वेक्टर्स हैं। और हमेशा जब भी आप विपरीत वेक्टर को दिखाओगे बच्चों, तो एक साइन लगा दोगे, माइनस साइन शोज दैट कि डायरेक्शन जो है वो बी का ए से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है, यानी कि ये इसमें है तो ये बेस में। ठीक है, एक एक चीज पकड़ के चलो। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शोज दैट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो आप ए और बी को बराबर दिखाओगे लेकिन माइनस साइन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी का जो परिमाण है वो 10 यूनिट दोनों की लंबाइयां बराबर है, 10 यूनिट के हैं, लेकिन माइनस साइन शोज दैट की इनका डायरेक्शन जो बिल्कुल ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई ये कौन से वेक्टर कहलाते हैं, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं, ऑपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों वेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप जल्दी से ये नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो आ जाएगा आपके पास, बाद में आप नोट्स लिख लीजिएगा। मैं हट जाता हूं अभी स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमें पढ़ना है एक और क्लासिफिकेशन, एक और अलग टाइप का वेक्टर, जिसका नाम है एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए एकांक या फिर यूनिट का मतलब होता है एक, एकांक या फिर यूनिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक होता है। ठीक है, एक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मान कितना हो, एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, और एकांक सदिश को जब भी हम दिखाते हैं उसके प्रतीक के रूप में, तो हम जिस भी वेक्टर का एकांक सदिश दिखाएंगे उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे देख लीजिए कि वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है, नो डाउट। और सपोज दैट एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश अगर है तो उसको ए कैप से लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिखा है ए कैप, CAP कैप, ए और ए के ऊपर ऐसे कैप जैसा आपको बना देना है। ठीक है, एकांक सदिश वो दिखाएगा। ए कैप क्या है, वो एकांक सदिश है, किस दिशा में है, ए की दिशा में है। किसका एकांक है, ए का है। ठीक है, और एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। देखिए एक वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए। एक वेक्टर ए अगर है, इस वेक्टर ए के अंदर क्या क्या होता है, इस वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो इसका परिमाण होता है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए के। वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने कहा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने कितना लिख दिया, ए, इसका परिमाण, और इसके साथ साथ अगर यह एक सदिश राशि है, इसके ऊपर एरो लगा है, तो इसकी कुछ अपनी दिशा भी होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका क्या होता है, दिशा होती है। और वो दिशा कौन दिखाता है, ए कैप दिखाता है, ए कैप दिखाता है, ये एकांक सदिश दिखाता है। और अब जाके जब परिमाण और दिशा दोनों एक साथ मिल गए तो क्या बन गया, वेक्टर ए बन गया। किसी भी वेक्टर में दो चीजें, एक उसका परिमाण और एक उसका दिशा। और ये क्या है, ये दिशा को दिखाता है। ए कैप किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि ए कैप का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का है। तो ये एकांक सदिश वेक्टर ए की दिशा को दिखाएगा और ए इसका परिमाण होगा। तो आप वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं। ए परिमाण है और ए कैप क्या है, एकांक सदिश है। अच्छा एक बात सोचो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट है, और इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है। डायरेक्शन किस में है, ईस्ट में है। लिखने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा दिख रहा होगा पर समझ लो, ईस्ट में। तो वेक्टर ए में क्या क्या है, 10 है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट, और किसमें है, ईस्ट में। पूरा लिखना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो 10 यूनिट है ये मैग्नीट्यूड है, ए है, और ये जो ईस्ट है वो डायरेक्शन है। इसको ए कैप में अगर लिख देता हूं, ए कैप मतलब कि ये ए की ही दिशा में होगा, तो इसकी भी दिशा क्या होगी, ईस्ट होगी। और इसका परिमाण कितना है, 1, और इसका परिमाण कितना है, 10। तो 10 से करने 10 कोई फर्क पड़ा नहीं, 10 यूनिट आ गया, और दिशा कौन सी आ गई, ईस्ट आ गई। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, परिमाण में तो कोई परिवर्तन करता ही नहीं है, तो परिमाण अलग से होता है जो वो रहेगा, और ए कैप आ जाएगा तो वो एक स्पेशल डायरेक्शन दे देगा, और परिमाण में कोई फर्क करेगा नहीं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 से गुणा करोगे तो वही सेम चीज आ जाएगी, 10 से करने 10 हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर में, एक एकांक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उसकी दिशा किधर होती है,
जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है उसी की दिशा में होती है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो हम किसी भी वेक्टर को दो चीजों से नोटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर सपोज दैट ए कैप हमें अलग से डिफाइन करना हो तो ए कैप बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए तो यही रह जाएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए तो यही रह जाएगा बटे, इस ए को बाएं साइड में लाओगे तो क्या आ जाएगा बटे और ए आ जाएगा। ये ए क्या है, एक्चुअली में ये ए क्या है, ये देखा जाए तो ये ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए बटे, ये ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही तो है। देखो ना ये ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, निरपेक्ष मान है उसका। तो ए की जगह पे मैंने ये लिख दिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको निकाला है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये वेक्टर ए नहीं है, ये ए कैप है, ठीक है, ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप निकाल रहे थे ना, ए कैप। तो ए कैप बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए अपॉन ए हो गया, जहां पे ए कैप मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे लिख दो, ए कैप बराबर, देखिए ये रिलेशन वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आप किसी भी सदिश का एकांक सदिश आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का एकांक वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर अगर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, उस वेक्टर को लिखना होगा और उसको भाग देना होगा किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि परिमाण से परिमाण कट जाएगा, केवल दिशा बचेगी। यूनिट वेक्टर एक परिमाण आएगा और डायरेक्शन ए कैप वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो ए कैप निकल आएगा, ठीक है, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अभी इसके ऊपर सवाल लगाएंगे और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आगे देखने वाले हैं, तो ये एकांक सदिश और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे यहीं पे हो गया होगा, आसान है, पर आगे धीरे धीरे आप टाइम दोगे तो आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अभी लिखेगा, वेट करिए, पहले चलते हैं इसमें एक और स्पेशल यूनिट वेक्टर में स्पेशल वेक्टर्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश, यानी कि इंग्लिश में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। लंब कोणीय एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर तो है, परिमाण एक होगा, लेकिन वो लंब कोणीय है और इंग्लिश में कहते हैं लंब कोणीय को ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या लंब कोणीय का मतलब होता है बच्चों की 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे हो, कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो। और आपको पता है कि 90 डिग्री पे तीन एक्सिस होती है हमारे पास, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पढ़ चुके हैं कि नहीं। सपोज दैट अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, तो जेड क्या होगा, ये दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। तो जो जेड आएगा वो यहां पे आएगा, ये भी कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा बच्चों। ये तीन आ गए, अब इन्हीं को हम कहते हैं लंब कोणीय। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, इसको लंब कोणीय नाम दे दिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आप देखोगे कोई भी दो एक्सिस, ये और ये 90 अंश पे हैं, ये और ये 90 अंश पे हैं, ये और ये 90 अंश पे हैं, सभी के सभी तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे हैं। तो ये 3D पिक्चर है जो ऐसे तो नहीं बन पाएगा स्क्रीन पे, पर देखो कैसे बनेगा। और इन्हीं के अनुदिश जो वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश जो होगा, एकांक सदिश जो होगा, इसी को आई कैप से दिखाएंगे और ये एक लंब कोणीय सदिश कहलाएगा। वाई एक्सिस के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होगा उसको जे कैप से दिखाएंगे और जेड एक्सिस के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होगा उसको के कैप से दिखाएंगे। और ये आई कैप, जे कैप और के कैप ही लंब कोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। अब आप देखो यहां पे समझो चीजों को, तीन एक्सिस था हमारे पास, एक ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां पे एक इसके ठीक 90 डिग्री पे कौन सी एक्सिस थी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। और इन दोनों से 90 डिग्री, देखो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे पिक्चर में, क्योंकि 3D है, डायरेक्टली बन नहीं पाएगा। यहां पे दिखाते हैं इसको, ये कौन सी एक्सिस आ गई, जेड एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सी एक्सिस आ गई, जेड एक्सिस आ गई। सपोज दैट यहाँ पे इनका ओरिजिन ओ है, ये और ये 90 डिग्री, ये और ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी मैंने बताया था कैसे, ये और ये भी 90 डिग्री है, ये और ये भी 90, तीनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश जो एकांक वेक्टर है बच्चों, याद रखना है, इसको आई कैप से दिखाते हैं। वाई एक्सिस के अनुदिश जो एकांक वेक्टर है इसको जे कैप से दिखाते हैं और जेड एक्सिस के अनुदिश जो एकांक वेक्टर है इसको के कैप से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा कि एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या है, आई कैप है। वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या है, जे कैप है। और जेड अक्ष, जेड एक्सिस
के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या है, के कैप है। और तीनों चूंकि 90 डिग्री पे हैं और एकांक है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। एकांक है मतलब मैग्नीट्यूड कितना, 1 है। तो ये आई जे और के कैप क्या कहलाते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। ओके, आई कैप का डायरेक्शन किधर है बच्चों, एक्स अक्ष की तरफ। जे कैप का डायरेक्शन किधर है बच्चों, वाई अक्ष की तरफ। और के कैप का डायरेक्शन किधर है, जेड अक्ष की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। और एक बात और आपको याद रखना है कि जो आई कैप है इसका परिमाण बराबर है किसके, जे कैप के परिमाण के, और बराबर है किसके, के कैप के परिमाण के, क्योंकि इसका भी एकांक है ना बच्चों, एकांक है ना, यूनिट वेक्टर है ना, इसका भी मान किसके बराबर, 1 के। जे का भी मान किसके बराबर, 1 के। और के का भी मान किसके बराबर, 1 के। तो आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप का मॉड जरूर लगाना। मैग्नीट्यूड इन तीनों का बराबर होता है और कितना होता है, वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर होता है और कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिख सकते हो आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड, और कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है पर डायरेक्शन अलग अलग है, इसका एक्स एक्सिस में, इसका वाई में और इसका जेड में। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट कोई एक वेक्टर है बच्चों, ध्यान देना इस बात को, अच्छी चीज है, अलग से मैं दिखा दे रहा हूं। अगर एक कोई वेक्टर है, सपोज दैट वो वेक्टर 3D में है, उस वेक्टर का इफेक्ट तीनों डायरेक्शंस में है। उसका कुछ एक इफेक्ट एक्स में आ रहा है, कुछ इफेक्ट वाई में आ रहा है और कुछ इफेक्ट किस में आ रहा है, जेड में। कुछ एक्स में, कुछ वाई में और कुछ जेड में। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में उसका इफेक्ट है। कोई एक वेक्टर है जिसका इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए को आप तीनों डायरेक्शन में कैसे दिखा सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, जहां पे ए एक्स क्या है, एक्स अक्ष में इसका परिमाण है, प्लस ए वाई जे कैप, जहां पे ए वाई क्या है, वाई अक्ष में इसका परिमाण है, प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से आप एक वेक्टर को, अगर वो 3D में है, अगर वो एक्स वाई जेड में उसका इफेक्ट तीनों अक्षों में है, अगर उसका इफेक्ट तीनों अक्षों में है, तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक में कैसे उसको तोड़ के लिख सकते हैं। ए कैप को अगर वो तीनों में है तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जहां पे ए एक्स क्या है बच्चों, एक्स अक्ष में, ध्यान से सुनना भाई, नोट्स इतना बड़ा बना के कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स की इतनी मोटी किताब बना है ही किताब, फिर किताब ही रहने दो, फिर नोट्स क्यों बनाओगे। तो पहले चीजों को समझो, लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना, नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास को देखना और सुनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कहा कि वेक्टर ए के अगर 3D में अगर इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेयर ए एक्स इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, और ए जेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन। ये एक्स में मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या दिखा रहा है, एक्स की दिशा। आई कैप मींस क्या, एक्स अक्ष में। हमें क्या पता चल गया, जहां भी आई कैप लिखा होगा वहां पे हम आई कैप देखते ही क्या समझ जाएंगे कि किस एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की। तो ए एक्स आई कैप यानी एक्स में ये मैग्नीट्यूड है और ये एक्स एक्स अक्ष में इसका मान है, कह सकते हो इसकी वैल्यू है, इसका इफेक्ट है। ए वाई जे कैप में ए वाई इसका परिमाण है और जे कैप बता रहा है कि इफेक्ट कहां पे है, वाई एक्सिस में। ए जेड यानी कि जेड में इसका मैग्नीट्यूड और के दिखा रहा है कि जेड एक्सिस में इसका इफेक्ट है। तीनों को मिला दिया तो वेक्टर ए बन गया। इस तरीके से भी आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में ब्रेक करके किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। अगर सपोज दैट, यहीं पे समझ लो, अगर सपोज दैट किसी वेक्टर का केवल 2 डायरेक्शन है, वो एक्स में कार्यरत है और वाई में, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आप जेड को हटा दोगे क्योंकि वो जेड में है ही नहीं उसका इफेक्ट। अगर सपोज दैट उसका इफेक्ट एक्स और जेड में है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप लिख दोगे, वाई इफेक्ट दिखाओगे ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में या उसके इफेक्ट के अनुसार दिखा सकते हैं कि उसका प्रभाव कहां कहां है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है बहुत सारे बच्चों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन 11th ऑनलाइन क्लासेस करके एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। जो भी उस ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, प्लीज आप देखिए उस ग्रुप में कोई भी ऐसी वैसी चीजें मत डालिए, कोई उल्टा सीधा मैसेज नहीं। और प्लीज जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो मतलब थोड़ा सा एकत्रित हो जाइए, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हमें पढ़ना है। और देखिए अगर आप पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि डेडिकेटेड रहेंगे, थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो मैं आपसे बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको
मतलब अभी तो जितना नॉलेज देना चाहिए उसका 5-10% मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन बच्चे ज्यादा रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे थोड़ी सी। देखो पढ़ने वाले का मतलब यह है कि मेहनती बच्चे, दिमाग सबके पास होता है, बस उसको सही जगह पे लगाना होता है। तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो फिर आप समझ लो कि आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले काम करिए, नोट्स लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक स्क्रीनशॉट, और ये नोट्स आपने रख लिया होगा अपने पास। रखने से काम नहीं चलेगा, इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए प्रॉपर। इतना मतलब इतना कह सकते हो कि सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, और सिस्टमेटिक वे में शायद सिस्टमेटिक वे में आपको शायद इतना कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा फैक्ट तो होगा, सिस्टमेटिक होगा, तरीके से होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से क्या चीजें हैं, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं कि कुछ यहां पढ़ा दिया कुछ वहां। और मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं बहुत, मतलब आप चूंकि 10th से 11th में आए हो, गैप अच्छा खासा होता है सिलेबस में 10th से 11th का, तो आपका माइंड लेवल अभी उतना ब्रॉड नहीं हुआ। इसलिए मैं अभी धीरे धीरे चीजों को बेसिक से, जब धीरे धीरे थोड़ा होशियार हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और क्लास में बहुत मजा आने वाला है। कुछ एक पढ़ने वाले बच्चे जुड़िए, बहुत मजा आएगा। और आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मुझे लंबे लेक्चर्स पसंद नहीं है कि पूरा 1 घंटा टाइम पास करो, नहीं। हम 20 मिनट 15 मिनट प्रोडक्टिव काम करेंगे, कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे। और इसलिए चूंकि आज का लेक्चर 20-25 मिनट का हो गया, 25 मिनट से ज्यादा का ही हो गया है, अभी मैंने चेक किया, तो इसलिए कुल मिला के ये है कि अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे होल्ड कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, यही चीज को आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर कोई क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर भी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी तक हमने पढ़ाया है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। अब ये क्या है भाई, शून्य सदिश, शून्य हो गया, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और भी बहुत सारी चीजें हैं वेक्टर में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने के पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मजा आता है, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो वो भी बताइए, आप नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि फिर मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। और हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ऑफलाइन से बहुत अलग है ये। ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत टाइम पास का अच्छा मौका मिलता है, 20 मिनट बच्चे पढ़ते हैं 1 घंटे की क्लास में, और बाकी के टाइम पे टाइम पास, बातचीत, इधर उधर का हालचाल होता रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल पढ़ाना है। देखिए, आप पूरे टाइम अपना पूरा दिन, अपनी दिनचर्या, अपने दिन को देखिए कि 24 घंटे में से कितना मिनट, कितना घंटा आपने प्रोडक्टिव निकाला। आपने सोने में निकाल दिया, आपने खाने में निकाल दिया, लेकिन हाँ, कितना कुछ काम किया, कितने, जो आप प्रोडक्टिव देखो कि किस समय में आपने कितना बेहतर किया है, किस समय को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो बस वही समय इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कट जाता है ऐसे ही। तो ये बहुत ही कह सकते हो कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त हमारे लिए है। और 11th में बार बार मौका नहीं मिलेगा, प्लीज। हाँ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छे बच्चों को जोड़िए, और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, सॉरी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा मिलजुल के करेंगे, एक यूनिटी बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आगे तक जा सकते हैं सभी के सभी। ठीक है, तो देख लीजिए आपको क्या लगता है। आप चूंकि बड़े हो गए हैं, आपका भी अपना ओपिनियन, अपनी सोच है, अपने हिसाब से। आप किसी के बहकावे में मत आइए, कोई कुछ इधर उधर से कुछ नहीं, आप अपना सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं, देन सपोर्ट मी, नहीं लगती हैं, खत्म करते हैं, उससे मेरा फायदा या नुकसान क्या होगा। ठीक है, आप खुद ही समझदार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।